नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे अलग अलग पार्टियों की अलग अलग चुनावी रणनीति की। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना गणित बिठाने में लगी हुई हैं। जहां सत्ताधारी दल बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए ताबड़तोड़ रणनीति बना रही है, इस बीच आज महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए मंथन किया जा रहा है। जहां इसको लेकर आज बीजेपी महिला मोर्चा मुख्यालय विस्तार में महिला मोर्चा की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी महामंत्री तरुण, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर समेत कई मंत्री मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए एकजुट है। लेकिन INDIA अलायंस अभी तक सीट बंटवारे पर एक राय नहीं बना पाया है। इसी बीच यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा के पूर्व और वर्तमान विधायकों की बैठक हो रही है और इससे ठीक पहले सोमवार को पार्टी के नेताओं के साथ हुई बैठक में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों को सीट दिए जाने पर भी चर्चा हुई है। बता दें कि कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर आज शाम फिर बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर मंथन होगा। इस दौरान सपा प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आज बड़ी और अहम बैठक होनी है। सीट शेयरिंग को लेकर आज ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यूपी से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, लोकसभा की 80 सीटें, जहां बीजेपी ने तो मिशन 80 का लक्ष्य स्थापित कर दिया है। 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और जिन 16 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है, वहां पर खास फोकस बीजेपी कर रही है और जीत के हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में सक्रिय है। तो इसी बीच बीजेपी को हराने और लोकतंत्र को बचाने की बात करते हुए INDIA गठबंधन बीजेपी के सामने है और इंडिया गठबंधन लगातार चर्चा हो रही है। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा था वो अभी भी गठबंधन में फंसा हुआ है। बीजेपी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और अब तो ये भी धीरे धीरे निर्धारित होने लगा है कि आखिर कौन सा सांसद कहां से चुनाव लड़ेगा, किस विधायक को सांसद की रेस में लाया जाएगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बीजेपी तो अब ये भी तय कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी सीटों की शेयरिंग को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि आज शाम को यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ी बैठक होगी और समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लगातार मंथन का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सीट शेयरिंग की घोषणा कब होगी, कौन कितनी कहां से सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये अभी भी सवाल यूं ही बरकरार है विपक्षी दलों के बीच। लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, बैठकों के जरिए समाधान निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हर एक वर्ग को साधने के लिए रणनीति बना रही है और आज बीजेपी महिलाओं को साधने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, जिसमें कई बड़े मंत्री मौजूद हैं। बीजेपी को किस तरीके से हराने के लिए इंडिया गठबंधन आगे काम करेगा और महिलाओं को लगातार साधने के लिए बीजेपी और क्या कुछ प्लान बनाती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर आखिर इंडिया में कब एक पुख्ता मोहर लगेगी, आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ केसी जैन नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं, रविंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता सपा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं और अशोक मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत रविंद्र प्रताप सिंह जी से करते हुए, रविंद्र जी, जो पेज फंसा था शुरुआत में वो अभी भी फंसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन आज लगातार सूत्र ये कह रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बड़ी और अहम बैठक होनी है। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, किस तरीके से चर्चा होगी और आला कमान की तरफ से कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। हाँ जी, सर्वप्रथम तो जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें दो गठबंधन प्रमुख हैं, इंडिया और एनडीए। हम लोग इंडिया गठबंधन है, 28 पार्टियों का एक दल है। इंडिया गठबंधन 38 दलों का एक गठबंधन है। कल मुझे किसी ने बताया 48 हो गया, ये सही है कि नहीं मेरी जानकारी नहीं है। ये दो गठबंधन हैं। इन दो गठबंधनों में जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो खाली इंडिया गठबंधन की बात होती है, लेकिन जो हमसे बड़ा गठबंधन है एनडीए गठबंधन, उसकी बात नहीं होती है। अगर उसकी बात नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि वह गठबंधन नहीं है, क्योंकि उसमें केवल बीजेपी की बात होती है।
तो इस चीज का पहले तो स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए कि एनडीए गठबंधन है या नहीं। हम तो इंडिया गठबंधन है बात कर रहे हैं। अब आपके प्रश्न का जवाब, हम लोगों ने मुंबई बैठक में हर दल के एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए थे। वो कोऑर्डिनेटर आपस में भी मिले हैं, चुनाव खत्म होने के बाद भी मिले हैं। आगामी 19 तारीख को एक बैठक होनी है और हम सारे कोऑर्डिनेटर मिलके सीट का फैसला कर लेंगे। इसके लिए बीजेपी का कोई भी प्रचार तंत्र या दुष्प्रचार तंत्र काम करे उसका विषय नहीं है। मुझे लगता है उस प्रचार तंत्र या दुष्प्रचार तंत्र को 38 या 48 दलों के गठबंधन एनडीए के बारे में बताना चाहिए। अब रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश और बिहार ही बीजेपी को बाहर करने जा रहे हैं सत्ता से। इसलिए बीजेपी के प्रचार तंत्र और दुष्प्रचार तंत्र का फोकस यूपी और बिहार है। वो तमाम तरह का नैरेटिव गढ़ते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो लोकतांत्रिक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो ये सारी सीटें उठे फाइनल करके बता देगा। और जब हम सीटें घोषित करेंगे और जब इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन घोषित करेगा तब पूछा जाएगा कि भैया आपका गठबंधन है कि नहीं। 38 या 28 दलों 38 या 48 दलों को 38 या 48 सीटें आपने दिया है कि नहीं दिया पूरे भारतवर्ष में। तो हम लोग सक्षम हैं, हम लोग बहुत जल्दी इस चीज को आप तक पहुंचा देंगे कि किसको कितनी सीट मिली। जी धन्यवाद। ठीक है, केसी जैन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कम से कम ये तो कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। कम से कम गठबंधन की बात तो की जा रही है, लेकिन बीजेपी वाले तो गठबंधन में सिर्फ अपना ही हक जमा रहे हैं। उनकी तरफ से तो कहा ही नहीं जा रहा है कि उनके सहयोगियों को कितनी सीट मिलेगी। अभी जो बात रवि जी कह रहे थे, तो दरअसल क्या है, समस्या ये है कि ये कह कुछ रहे हैं और दिखाए कुछ दे रहे हैं। दरअसल कोई भी गठबंधन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी मंशा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उस गठबंधन के उद्देश्य क्या है, जनता ये जानना चाहिए। और जनता ये भी जानना चाहती है कि जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, क्या ये गठबंधन चुनाव के बाद में भी ऐसे ही बरकरार रहेगा, और क्या जो चीजें, जो बातें आप अभी कह रहे हैं, क्या सारे की सारे घटक दल उसको मानने के लिए तैयार है। ये भ्रम की स्थिति जनता के बीच में लगातार बनी हुई। और कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका एजेंडा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, बिल्कुल जनता जानना चाहती है। और आप और हम, कोई भी दल हो, ये सारी बातें रख करके ही जनता के बीच में जाती है। तो चर्चा भी होगी। अगर आप गठबंधन बना रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपने स्वयं का गठबंधन बना रहे हैं, तो चर्चा तो होगी, बात तो होगी हो। और जब बात होगी तो कोई भी मीडिया चैनल उसी पे चर्चा भी करेगा। तो देखिए, आज समस्या ये है कि केवल और केवल गठबंधन का मात्र एक उद्देश्य है कि मोदी जी को हटाना। मोदी जी को क्यों हटाना, ये बता ही नहीं पा रहे क्यों हटाना है। तो उसका जवाब सीधे सीधे ये है कि सत्ता लोलुपता में सारे की सारे दल, विपक्षी दल कहीं ना कहीं एक होना चाहते हैं। लेकिन जब चूंकि सत्ता लोलुपता के लिए एक हो रहे हैं, तो सत्ता के बंटवारे की बात आती है, सीट शेयरिंग की बात आती है कि कहां से कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, चुनाव के बाद क्या परिणाम होंगे, तब सबकी बोलती बंद हो जाती है और आपस में सिर्फ शुरू हो जाता है। अभी आप देखिए, विधानसभा चुनाव में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इसको यही विपक्ष, यही इंडी गठबंधन कह रहा था कि ये लिटमस टेस्ट है, ये जो है सेमीफाइनल है 2024 के पहले। और जब चुनाव परिणाम आए तो वही चीज सारा ठीक है। अगर आपको ये मजीद से इतना ही आपत्ति है तो आप क्यों चुनाव में जाते हैं? आप पूरा बहिष्कार कर दीजिए। आप अगर बहिष्कार कर देंगे तो बिना विपक्ष के चुनाव तो नहीं हो जाएगा। चुनाव आयोग को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब चुनाव आप जीत जाते हैं तब आप उस चुनाव परिणाम को क्यों मान लेते हैं, उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। उस चुनाव परिणाम को शून्य घोषित करके आपको फिर से चुनाव में जाना चाहिए कि नहीं, अब आप बैलेट से कराइए। अब हम इस प्रदेश में सरकार में है और प्रदेश के चुनावों को प्रदेश चुनाव आयोग उसकी जिम्मेदारी संभालता है। और तब तो आप कह सकते हैं कि भाई अब इस बार चुनाव बैलेट से हम जीते हैं, जैसे हिमाचल में आप जीते उसको अस्वीकार कर देते, इसके पहले राजस्थान जीते उसको अस्वीकार कर देते।
आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती, उसको अस्वीकार कर देती और चुनाव चली जाती चुनाव में। लेकिन मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। तो देखिए, ये चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाएंगे, ये भारत देश की न्यायपालिका पे सवाल उठाएंगे, ये ईडी और सीबीआई पे सवाल उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। लेकिन भारत देश का संविधान क्या इतना कमजोर है? क्या लोकतंत्र इतना कमजोर है? क्या चुनाव आयोग इतना कमजोर है? और अगर कमजोर चुनाव आयोग किसी की हाथ की कठपुतली है तो पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, आप कैसे जीत जाते हैं ऐसे चुनावों को? छत्तीसगढ़ इसके पहले आप जीते। तो कुल मिलाकर के केवल और केवल गठबंधन का उद्देश्य है मोदी जी को हटाना। और क्यों हटाना? सत्ता में हटाना। सवाल तो होगा ही। बिल्कुल ठीक है। तो यानी आपके मुताबिक जो इंडिया गठबंधन है इसका कोई और लक्ष्य नहीं है, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है। खैर, आरोपों पर जवाब लेंगे, लेकिन देखिए वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। अशोक मिश्रा जी, जिस तरीके से रविंद्र प्रताप जी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारी आगामी बैठक होगी उसमें हम आगे रणनीति पर चर्चा करेंगे, और बेहद ही आसानी से उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर भी बात हो जाएगी सबकी सहमति से। लेकिन क्या सीट शेयरिंग पर एकमुश्त होकर सहमति बनना इतना आसान है क्या? देखिए, सीट शेयरिंग की बात है। आप कब सीट शेयरिंग करोगे? चुनाव कितना दिन बचा है आपके पास? आपको एक इतने बड़े देश में चुनाव में जाना है, तो अब तक आपको सीट शेयरिंग जैसी चीजें कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज, आप यहाँ पे देर हो। दूसरा, एक सबसे बड़ा संकट ये है कि कांग्रेस को आखिर क्या जरूरत थी इसमें? कांग्रेस को गेन होता कुछ दिख नहीं रहा है। आप बात कर रहे हो यूपी और बिहार की। यूपी बिहार जैसे कि काऊ बेल्ट माना जाता है, तो काऊ बेल्ट में राम मंदिर का बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। इसको आप माने चाहे ना माने, अगर सच ये है और ये सच किसी के खिलाफ जाता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई यही है कि राम मंदिर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। उसको आप चाहे जिस तरीके से गठबंधन कर लीजिए, इस बार अगर मुझे नहीं लगता कि बहुत खराब प्रदर्शन काऊ बेल्ट में बीजेपी करने वाली है। बिल्कुल रविंद्र प्रताप जी, देखिए जैसा कि अशोक मिश्रा जी ने कहा कि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि 2024 के नतीजों में भी नजर आ सकता है। ऐसे में आप सीट शेयरिंग को लेकर ही बात नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो खबरें आई थी कि 31 दिसंबर की वो डेडलाइन थी जब सीट शेयरिंग पर बात हो जानी चाहिए थी, मुहर लग जानी चाहिए थी। आज की तारीख है 9 जनवरी, नया साल आ चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग आखिर कब बात होगी, कब तय होगा फॉर्मूला कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? क्योंकि देखिए बीजेपी तो लगातार चुनावी मैदान में सक्रिय है, उनके हर एक सांसद विधायक चुनावी प्रचार में उतर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से तो कोई चुनावी मैदान में सक्रिय नजर नहीं आया है। सब अलग थलग नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ा रही है, कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ा रही है, लेकिन एकजुट होकर आप कब नजर आएंगे एक मंच पे? प्रश्न वही का वही है। आपने जो प्रश्न पूछा था बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से, उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। वो सारी बातें कह दी जिनमें से ना तो मैंने कुछ कहा था और ना मुझे लगता है विपक्ष उसमें से आधा से ज्यादा बातें करता है। एक बात से सहमत हूं कि हम सभी लोगों का संकल्प है मोदी जी को हटाना जी। लेकिन मेरा प्रश्न वही है कि 38 या 48, मुझे नहीं मालूम, एक प्रवक्ता महोदय बता रहे थे 48 हो गया है, तो ये 38 दल कब सीट शेयरिंग करेंगे? या अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें कौन सी सीट शेयरिंग किया था उन्होंने? अरे रविंद्र कौन जी, से 38 लेकिन लोग बीजेपी थे की तरफ से जो सीट चुनाव शेयरिंग प्रचार को करने लेकर गए हाय थे? तौबा की खबरें भी इतनी नहीं आई ना, कि जहां अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर तमाम बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, उनकी तरफ से तो कोई ऐसे बयान दिए नहीं गए इतने बड़े बड़े। जितनी बातें आपने अभी कही है, ये एक लोकतांत्रिक गठबंधन का जिंदा रहने के संकेत हैं। अगर ऐसे संकेत नहीं आएंगे तो मालूम है कि वो गठबंधन बन गया है और मर चुका है। एक ही व्यक्ति उसमें सब पे भारी है। लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक बात है जब सदन में बैठ के, लोकसभा में बैठ के उस देश का मुखिया कहता है कि एक अकेला सब पे भारी। यही लोकतंत्र का विरोधी शब्द है। ये राजशाही में हुआ करता था। तो हो सकता है वो एक अकेला सब पे भारी 38 दलों के गठबंधन पे भी हो। अब हमारे मित्र ने, पत्रकार हैं, बताती हैं आप मिश्रा जी, इन्होंने सीट शेयरिंग पे प्रश्न उठा दिया। तो अगर पत्रकार है तो इनको ये मालूम भी होना चाहिए कि 38 दलों के गठबंधन पे कुछ बोल देते हैं। फिर इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर को लेके चले आए। तो प्रभु श्री राम का मंदिर सबका है, इस देश के हिंदू मुसलमानों सबका प्रभु श्री राम का मंदिर है। तो अगर और इसका प्रयोग
आर्टिकल 25, 26, 27 संविधान के हिसाब से और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के हिसाब से यूज करना अपराध है। एक पत्रकार के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। कम से कम अगर पत्रकार है तो संविधान का और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जिससे हमारे देश के चुनाव होते हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। अब एक प्रश्न पूछा था जैन साहब ने कि मोदी जी के क्यों हटाना चाहते हैं, उसका जवाब मैं दे दूं अगर समय हो आपके पास। जी जी दीजिए। उन्होंने 2 बार 14 का और 19 का घोषणा पत्र आया। उस घोषणा पत्र में उन्होंने जो वादे किए थे, आखिर वो वादे क्यों नहीं पूरे हुए? 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दुगनी, 10,000 नए किसान उत्पादक संघ, 0 ब्याज दर पे किसानों को उधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक रुपए पे खेतों के लिए उधार, शिक्षित रकबा बढ़ाने जैसी बातें, अटल टिकटिंग लैब, ये सब जो घोषणाएं हैं, निर्यात दुगना, गंगा मैया को स्वच्छ, ये क्यों नहीं हुए? और जो हुआ वो मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये तो हमारे नहीं हो सकते हैं। विदेशी कर्ज 24 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। ये क्यों हो गया? इसलिए हटाना चाहते हैं। भारत सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया पूरे विश्व का। फिर आयात निर्यात घाटा, बहुत सारी योजनाएं बताते हैं, एमएसएमई बहुत सारी योजनाएं बताएंगे। अभी 265 अरब डॉलर का घाटा है आयात निर्यात का। क्यों हो गया? इसलिए हटाना चाहते हैं कि हमारे देश की उत्पादन क्षमता बढ़े, जिससे गरीबी मिटे। गरीबी क्या हो गया? पैसे उठे नंबर के गरीब देश हो गए हम, इसलिए हटाना चाहते हैं। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं, जितने बलात्कारी हैं सबको भाजपा ने फूल माला पहना दिया या उसके मुकदमे वापस ले लिए। फिर इसलिए हटाना चाहते हैं कि बेरोजगारी दर और महंगाई बिल्कुल कहीं नहीं घट रही है और घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। सदन को, लोकसभा राज्यसभा विपक्ष विहीन किया जा रहा है, जो संविधान के विरुद्ध है। इसलिए मोदी जी को हटाना चाहते हैं। ठीक है। अगर ये अच्छा शासन दे सकते हैं तो यही मोदी जी को हटा के दूसरा आदमी लेके आके प्रचार कर दे। जितनी बातें मैंने कही है सरकार के द्वारा आई हुई है। जी धन्यवाद। ठीक है, लेकिन रविंद्र जी मेरा सवाल तो जस का तस रह गया कि आप अभी तो अलग अलग जनता के बीच पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी अलग जनता के बीच पहुंच रही है, कांग्रेस अलग पहुंच रही है, ममता बनर्जी अलग पहुंच रही है। आप एकजुट होकर जनता के बीच कब जाएंगे? जनता कैसे भरोसा करे आप पे सिर्फ आपकी बातें सुन के? ये प्रश्न तो पहले अगर मुझे अच्छा लगता कि आपने 38 दलों गठबंधन से पूछा था, इसका जवाब मैं दे दे रहा हूँ। हम 2004 में इंडिया शाइनिंग से लड़े थे, अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ, तब भी 10 साल तक सरकार बनाई थी और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में रहते एक दूसरे का विरोध भी किए थे। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हम इंडिया के गठबंधन हर जिले में या पंचायत लेवल पे सारे गठबंधन के दल जा रहे हैं। उससे जो मजबूती मिलेगी वो केवल इंडिया गठबंधन को मिलेगी और किसी को भी नहीं मिलेगी। ये अच्छा होगा कि हमारे जितने गठबंधन के दल हैं वो गांव स्तर तक उतरे, ब्लॉक, पंचायत, गांव स्तर तक जाएंगे तो हमारे दल को जितने अधिक से अधिक मजबूती होगी मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे विभिन्न प्रकार से जन लोक जागरण जून से लगातार हमारी साइकिल यात्रा चल रही है। पहले लोक जागरण जन यात्रा थी, फिर देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा थी, फिर पीडीए साइकिल यात्रा थी। 11,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। 25,000 किलोमीटर का लक्ष्य है। अंतिम में जंतर मंतर पे जाएगी। आबाद गांव 98,000 आबाद गांव है, लगभग 50,000 आबाद गांवों में से जा चुकी है। कांग्रेस भी अपनी यात्रा निकाल रही है, प्रदेश बनाओ यात्रा। तो हम जहां जा रहे हैं वहां ये मोदी सरकार और योगी सरकार की जो असफलताएं हैं और जो वो अखबारों में एक एक पेज का खबर छपवाते हैं, नीचे वो एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं, उसको भी दिखाते हैं। इस प्रकार के। अब फिर आपने पूछा किसको कितनी सीट देंगे, ये फैसला हमारे अपने कोऑर्डिनेटर्स करेंगे। इसका फैसला टीवी चैनलों पे बैठ के नहीं होगा। इससे पहले बार में मैं कह चुका हूं। अगर कोऑर्डिनेटर्स फैसला कर रहे होते ना तो 31 दिसंबर की आप ही की तरफ से डेडलाइन दी गई थी कि तय हो जाना चाहिए। खैर अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े-बड़े एक मिनट समय दीजिए। 38-10 वाले से पूछ के बता दीजिए उनकी डेडलाइन क्या है। जी धन्यवाद।
चलिए ठीक है, लेकिन उनके गठबंधन से कलेश की भी खबरें सामने नहीं आती है। केसी जैन जी बता दीजिए, आरोपों पर जवाब दीजिए। जी देखिए, पिछले 7 मिनट से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बोल रहे हैं लगातार। देखिए मुस्कान जी, बात ये है कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा जो एनडीए का गठबंधन है, वो अटल जी के समय से, उसके बाद में भी तमाम सारे दल हमसे जुड़े भी, कुछ दल हमसे हट करके गए, लेकिन 2014 से जो गठबंधन है वो जस की तस बरकरार है। 2014 में, फिर 2019 में हमारे गठबंधन में कहीं पर भी सिर्फ फड़फड़ आपको सामने नहीं दिखाई दी। और इनके यहाँ पर क्या है, जिसको ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी कल जो है अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया है कि ये जो यात्रा है, ये गठबंधन की यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस की अपनी यात्रा है। यानी कि गठबंधन जो इनका है, जो इंडी गठबंधन है, ना तो पिछली यात्रा में साथ था, ना इस यात्रा में साथ है। ना तो नीतीश जी कहीं पिछली यात्रा में दिखाई दिए भारत जोड़ो में, ना अखिलेश यादव जी कहीं दिखाई दिए, ना ममता जी कहीं दिखाई दी। तो कुल मिला के ये कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके ऊपर हावी होना चाहती है, और सीट शेयरिंग में उनसे तो अपना हिस्सा लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अपनी तरफ से कुछ देना नहीं चाहती। अखिलेश यादव जी को मध्य प्रदेश के चुनाव में अलग से उतरना पड़ा, सिर्फ 6 सीटें उन्होंने मांगी थी, और क्या कहा कि आपकी हैसियत के हिसाब से आपकी सीटें दी जाएंगी और मध्य प्रदेश में आपका कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो हैसियत हमारी मध्य प्रदेश में है वही हैसियत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। फिर उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि 100 में से अगर गठबंधन होता है तो 80 सीटों में से 70 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, बची 10 सीटें, 10 सीटों पे भी हम तय करेंगे कौन कौन सी सीटें आपको हम दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के कितने सांसद है? 1 सांसद उत्तर प्रदेश से। विधायक कितने हैं? 1 से 2 विधायक। तो कांग्रेस के पास बचा क्या है? कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी से लेना जानती है, देना कुछ जानती नहीं। 6 सीटें तक दे दी मध्य प्रदेश में। इसीलिए आज अखिलेश यादव जी को कहना पड़ रहा है कि जो हैसियत आपकी मध्य प्रदेश, जो हैसियत आपकी उत्तर प्रदेश में है, वही हमारी मध्य प्रदेश में थी। आप 6 सीटें नहीं दे सकते हैं तो हम आपको 10 सीटें दे रहे हैं। बहुत ही इतनी, वो भी कब? जब बहन जी शामिल नहीं होंगी। और उत्तर प्रदेश के प्रभारी का बयान आया है कांग्रेस के कि बहन जी हमारे संपर्क में है और हमारे साथ इंडी गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। तो ये धमकी क्यों दी जा रही है? ये इसलिए दी जा रही है कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के यहाँ पर भी अविश्वास की स्थिति व्याप्त है। अगर विश्वास की स्थिति व्याप्त होती तो कांग्रेस से दबाव बनाने के लिए बसपा को लेकर के नहीं आती। कल भी अखिलेश यादव जी ने कहा अपनी कई जगहों पे कि अगर पहले ये स्पष्ट था कि बहन जी कहीं नहीं आ रही गठबंधन में, अगर वो आ रही तो हम नहीं, हम है तो वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब इतनी कलुषता है, इस तरीके से कांग्रेस दबाव बना रही है और हर जगह बना रही है। पंजाब में स्पष्ट कर दिया केजरीवाल जी ने कि हम 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये गठबंधन कहाँ चुनाव लड़ेगा, कहाँ से सीट शेयरिंग करेगा? और जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं कि आपके 38 गठबंधन के साथी हैं, आप किसको कितनी सीटें दे रहे हैं? हमारा गठबंधन का कोई भी साथी ये नहीं कहता है कि प्रदेश के चुनाव हम अलग लड़ेंगे और केंद्र के चुनाव हम अलग लड़ेंगे। तो प्रदेश में भी हमारे साथ है, केंद्र के चुनाव में भी हमारे साथ है। अभी आप 6 महीने पहले एक दूसरे को गाली दे रहे थे, एक दूसरे की कमियां गिरा रहे थे, एक दूसरे को चोर और भ्रष्टाचारी कह रहे थे। अब आप गलभैया कर रहे हैं, तो जनता पर भरोसा करेगी क्या कि आपकी जो गलभैया कह रहे हैं केवल क्यों सत्तारूढ़ता में? कोई मुद्दा नहीं आपके पास में, कोई विषय नहीं आपके पास में। अगर विषय है तो स्टेट में भी लागू होगा और केंद्र में भी लागू होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए रविंद्र जी, 2 बड़ी बातें केसी जैन जी की तरफ से कही गई है कि सपा सुप्रीमो ये कह रहे हैं कि अगर मायावती उनके साथ आएंगी तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, और दूसरी बड़ी बात, जो दूसरे बड़े आरोप लगाए गए कि कांग्रेस जो है वो डोमिनेट कर रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी को दबाने का काम कर रही है अपनी यात्राओं के जरिए। कांग्रेस खुद को सर्वोपरि दिखाना चाह रही है गठबंधन में। चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता है केसी जैन जी, इस प्रकार की बातें आज से नहीं, जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी बिहार में, तब से बीजेपी का प्रोपोगंडा सेल ऐसी बातें कर रहा है। इन लोग को सिखाया भी जाता है। जैसे अभी इंडिया गठबंधन बोलने में शर्म लगती है तो लोग इंडी गठबंधन बोलते हैं, क्योंकि इनके दिमाग को प्रशिक्षित कर दिया गया है कि यही बोलना, इसके सिवा कुछ बोले तो गए अब यहाँ से आप पार्टी में नहीं रहोगे। तो ये जो प्रोपोगंडा सेल है
यही बोलेगा। इनको सिखाया गया है कि अपने बारे में बताना मत, क्योंकि इनको खुद ही नहीं बताया गया कि 38 गठबंधन में कौन से दल हैं। अगर ये बता देंगे तो मैं प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा, गूगल का सहारा भी लेके बता दे। ये मैं कह रहा हूँ, ये लोग, इन लोग का प्रोपोगंडा सेल क्या करता है, इनके दिमागों को प्रशिक्षित कर देता है। वही बोलते हैं जो जितनी बातें इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के अरे लिए आप बोली ये है, बताइए कि कि बीएसपी केवल शामिल होगी प्रोपोगंडा तो आप सेल की शामिल बातें होंगे कि हैं। नहीं होंगे? ये प्रोपोगंडा बात सेल अखिलेश इनका क्या यादव जी करता कह रहे है, हैं कि भाजपा का कोई प्रवक्ता कह रहा BHU है? में दिख गया है ये तो बातें अखिलेश यादव जी कि कह जो रहे हैं ना। बातें इनको प्रशिक्षित की दी और जो जाती है बातें वही अखिलेश बोल देते यादव जी हैं। कह रहे बाकी हैं, क्या वो स्कूटर बातें मोटरसाइकिल समाजवादी लेके पार्टी घूम की के बातें नहीं है क्या? वो लड़कियों को समाजवादी छेड़ते हैं, पार्टी की बलात्कार भीतर करते बातें हैं हैं। क्या? तो इसलिए इनसे अपेक्षा हम नहीं कर सकते। आप इनके बात को तवज्जो देंगी क्योंकि ये प्रतिष्ठित मीडिया चैनल है, हम नहीं देंगे क्योंकि हमें मालूम है कि इनका अरे अखिलेश प्रोपोगंडा सेल यादव जी क्या को करता तवज्जो है देंगे नहीं जीवन में। देंगे? ठीक है, नहीं एक एक करके बोलेंगे, लेकिन देखिए लगातार हम गठबंधन पर सवाल तो कर रहे हैं, उसके भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। अशोक मिश्रा जी, जैसे विधानसभा चुनाव में अलग अलग सबके बयान आए, एक दूसरे के खिलाफ ही जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो लड़ते फिरते नजर आए। क्या 2024 तक ये गठबंधन रह पाएगा क्या, अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें तो? देखिए, गठबंधन रह पाएगा कि नहीं ये तो भविष्य के गर्त में है। अभी क्या है ना कि अभी आप देखो, 2 विधानसभा का चुनाव और 2 लोकसभा का चुनाव अखिलेश जी यूपी में हार चुके हैं। ठीक, अभी अखिलेश जी को खुद को साबित करना है। अब वो कोई पत्रकार की राय के खिलाफ जाए तो उसको आप कुछ भी लानत मनानत कर दीजिए। जी। बाकी सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि राम मंदिर का इम्पैक्ट तो होने वाला है, बिल्कुल। उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मेरे ज्ञान पे प्रश्न खड़ा करें, वो बात और है। दूसरी चीज, अखिलेश जी और मायावती और क्या कहते हैं राहुल गांधी, क्या कहते हैं, ये तीनों लोग मिलके चुनाव लड़ चुके हैं ना भाई। अभी नया क्या करने जा रहे हैं? अमेठी और रायबरेली जैसी जगह में आप अभी तक प्रतिनिधि नहीं तय कर पाए तो कौन कह देगा कि अब ये बहुत अच्छा करने वाले हैं इलेक्शन में? और सीट अगर इनकी बट भी गई तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अगर आप व्यवहारिक पक्ष देखें, आंकड़े बहुत हो सकते हैं। आंकड़े जैसे सिंह साहब ने कहा कि आंकड़े कौन सा एक्ट उन्होंने बताया कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, तो ये बोलना कोई मुझे नहीं लगता कि गैर कानूनी है कि राम मंदिर का असर नहीं रहेगा चुनाव पे। एक बात। दूसरी बात, अर्पिता जी, हिंदी का आप देख लो, जहां जहां हिंदी बेल्ट में आप पूरा देख लो। अभी ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वहां एक इनको एक महाराष्ट्र ऐसा प्रांत है जहां पे चीजें साफ सुथरी नजर नहीं आ रही है। बाकी जगह पे तो चुनाव ओपन है। अब आप उसको नहीं देखना चाहते या उसको आप किस तरीके से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल रविंद्र जी, पहले भी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, मायावती, अखिलेश यादव चुनाव लड़ चुके हैं, तब तो कोई खास कमाल हुआ नहीं। इस बार कैसे कमाल हो जाएगा? एक चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग जीते थे जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जमानत जब्त हो गया था, माननीय आडवाणी जी भी हार गए थे। 2004 में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। अब भी एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी राजस्थान में, 1 सीट पर उनका मंत्री था, वो राज्य मंत्री। इसकी ये कौन सी बात है? चुनाव होगा, हारेंगे जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में और अभी एक दिन पहले हार गए। पिछले 14 चुनाव में 10 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। 28 पूर्ण राज्य, इसमें मैं यूनियन टेरिटरी नहीं गिर रहा हूँ, 28 पूर्ण राज्यों में से केवल 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है और 6 राज्यों में इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया है, इसीलिए हटाना चाहते हैं। तो अगर ये सब जो ये आंकड़े नहीं है, ये जनता का रुझान है। जो जनता का रुझान एक दिन पहले आया, पिछले 14 चुनाव में आया, 28 राज्यों के चुनाव में आया। अगर आप उसको नहीं मानने के लिए तैयार है, हमको आरोपित करने से अपने गठबंधन पे कुछ मत बोलिए, अपने पार्टी में कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप बाहर कर दिए जाइएगा। आपको लोक भवन और सचिवालय में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी इच्छा इतनी है तो आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 17 में, आप बोलिए। लेकिन जो जनता के रुझान है उनसे आप नहीं निपट सकते हैं। अभी एक दिन पहले भी आया और बाकी सब हमने गिना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अगर खाली उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा तो 50% लोकसभा चुनाव से घट के 30% में पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश में। आखिरी जो सबसे शर्मनाक हार हुई है कारगिल में, मतलब कि लद्दाख पर्वतीय परिषद में 26 सीटों में से 2 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं मानने को तैयार हो तो आप बताते ही रहिए कि कांग्रेस लड़ रहा है, सपा लड़ रही है, आरजेडी लड़ रहा है,
टीएमसी लड़ रहा है, आप क्या करिए इससे? अगर आपको सुकून मिलता है, आपका प्रोपोगंडा सेल यही इतना ही आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया है, तो कहते रहिए, यही परिणाम जो जनता का रुझान है आता रहेगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, लड़ाई तो फिर आखिरकार सीट की होती है, जीत के ताज की होती है। चाहे वोटिंग परसेंटेज कितना भी बढ़ता रहे, लेकिन जो आखिरकार जीतता वही है जो उस सीट पर काबिज होता है, जो विधायक बनता है, जो सांसद बनता है। और सियासी कलेश तो लाजमी है बढ़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा। राम मंदिर के कपाट लोगों के लिए खुल जाएंगे और राम मंदिर बनने की खुशी जिस तरीके से बीजेपी लगातार लोगों के बीच पहुंचा रही है, उससे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनने का फायदा हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में देखने को मिलेगा। इसकी कार्ड विपक्ष के पास क्या है? क्योंकि विपक्षी दल अभी तक सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ही फंसे हुए हैं कि आखिर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो सक्रिय हो चुकी है चुनावी मैदान में। उनके सांसद, विधायक से लेकर पदाधिकारी भी एक्टिव हो चुके हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल अभी कौन कहां से लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर दावेदारी अपनी पेश कर रहा है और उनका एजेंडा क्या है, अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।